नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, कल रात में वीडियो का रिज़ल्ट आया है, जिसमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हमारे यहाँ से भी रहा है। हमारे यहाँ से उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट से 17 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। देखने में ये आंकड़ा थोड़ा कम लग रहा है। कम इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो अभी कम ही थे, है ना। कम ही लोगों को हमने पढ़ाया था, ठीक है। अभी तक हमारे यहाँ से 2 बैच ही निकल पाए हैं, जिन 2 बैचों में से अभी तक कुल मिलाकर 33 सिलेक्शन हो चुके हैं। कितने सिलेक्शन हो चुके हैं दोस्त? 33 सिलेक्शन हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक मैंने 2 ही बैच यहाँ पर पढ़ाए हैं। और कुछ लोग हम पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ये सिलेक्शन कम है, क्योंकि बच्चे कम जुड़े हमसे, ठीक है। तो कारण यही है कि ये लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं हम पे, है ना। पर जैसे जैसे लोगों को विश्वास हो रहा है, वो हमसे जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे ही आंकड़ा आपको थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आने वाला है, और ये आंकड़ा आपको आगे बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। तो दोस्तों, वीडियो में हमारे 17 सिलेक्शन हुए हैं। 17 के 17 लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे यहाँ से अलग जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। मेरिट बहुत हाई गई है। हमें अनुमान था कि हमारे यहाँ से ज़्यादा सिलेक्शन होंगे, पर ज़्यादा मेरिट जाने के कारण क्या हुआ, 17 लोग ही सेलेक्ट हो पाए हैं। पर इनकी मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, और दिल की गहराइयों से इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि ये लोग हमसे जुड़े और अंत समय तक हमसे जुड़े रहे। भगवान इनको तरक्की दे। और भी ये यहीं पे, और इनसे ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर ही नहीं रुकना, इससे भी आगे और अच्छे पद पर इन्हें जाना है, क्योंकि ये इससे अच्छे पद के काबिल ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है। तो जो भी लोग नए हैं, जो हम पे विश्वास जिन्होंने किया है, उनके आप देख सकते हैं उनका रिजल्ट कितना बेहतरीन रहा है। और जो लोग नए हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया है, ये अभी शुरू किया है ना। हमारा ऑफलाइन ही था बेसिकली सब कुछ, पर हम अब ऑनलाइन मीडियम में आना चाह रहे हैं। तो ऑनलाइन के माध्यम से जो लोग भी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्शन ले सके, और इस क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सके, ठीक है। तो जो भी लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो वो क्या करें, अपने गूगल प्ले स्टोर से क्या करें, आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। ऐप का नाम है उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट। उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट, इस ऐप को आप डाउनलोड करें। यहां पर आपको मिलेगा क्या, है ना। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आपको यहां पे मिलेगा क्या, है ना। तो आपको यहां पे मिलेगा बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको मिलेगा कंटेंट, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप एक बार चेक कर ले, डेमो बैच में जाकर ही चेक कर ले, आपको बहुत सारी वीडियो वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। संविधान के नोट्स मिल जाएंगे, उत्तराखंड के नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, कुछ फ्री है, कुछ पेड है, जो भी है आपको है। जो आपके एग्जाम में जिन लोगों ने, जिनका सिलेक्शन हुआ है 17 लोगों का, इन लोगों ने उन टेस्ट सीरीज को बहुत ही बारीकी से फॉलो किया है, इसी कारण इनका सिलेक्शन हो पाया है, ठीक है। इन्होंने बहुत ही एक एक स्टेप को इतने फूक कर कदम रखना जिसे बोलते हैं, वो इन लोगों ने किया है। गलती का बहुत ही कम चांस इन लोगों ने इसमें दिया है, जिस कारण इनका सिलेक्शन हो पाया है, ठीक है दोस्तों। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स वगैरह यहाँ पर सब मिल जाएंगे। और हमारे यहाँ पर जो उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट है, हमारा ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, हम सिर्फ दो ही कोर्स हम कराते हैं, 2 ही कोर्स हम उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। और उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट के जो आपको ऐप है, इस पे ऑनलाइन पर भी हम 2 ही कोर्स ऑफर कर रहे हैं सिर्फ, है ना। अगर आपको सिर्फ उत्तराखंड पढ़नी है, ओनली उत्तराखंड, तो आप ओनली उत्तराखंड पढ़ सकते हैं। और पूरा फुल कोर्स चाहिए आपको, तो आप फुल कोर्स पढ़ सकते हैं। केवल हम 2 ही चीज़ ऑफर करते हैं, ये, है ना। अगर आपको केवल उत्तराखंड पढ़नी है, तो इसकी कॉस्ट आपसे 3000 रुपये रखी गई है, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आप लोगों की। एक बार इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके बाद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इतनी गारंटी मैं ले रहा हूं। इस कंटेंट से बाहर अगर पेपर आ जाए तो आप मेरे को बोल दो, ठीक है। नहीं आएगा, गारंटी ऐसी चाहिए, क्योंकि इतने लोग हमसे जुड़े हैं, कुछ तो बात होगी इसमें। इतने लोग सिलेक्शन हो रहे हैं ना। इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड में 27 लोगों के बैच में से जो हमारा पहला बैच था, उसमें से 11 लोग सेलेक्ट हो गए थे।
तो आप परसेंटेज देखिए कितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और अब की बार भी काफी लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। 17 लोग आरटीओ में हमने सिलेक्शन दिया, आबकारी में हमने सिलेक्शन दिए। ठीक है दोस्त, तो हमारे यहाँ से लगातार जो सिलेक्शन हो रहे हैं उसका जो मेन कारण है वो सिर्फ हमारा कंटेंट है ना। कंटेंट इतने बढ़िया तरीके से हम आपको कवर करा रहे हैं कि एक बार आप क्लास करोगे तो आधे से ज्यादा कंटेंट तो आपको यहीं याद हो जाएगा, है ना। कुछ बताने का तरीका कुछ इस प्रकार है ना। जो गहराई है कि कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे कहाँ तक पहुंची थी, किस उसे कहानी के रूप में आप लोगों को समझाना, मेन टास्क है आप लोगों को समझाना, ताकि वो ज्यादा समय तक दिमाग में आपके रह सके। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चाहते हो तो 3000 रुपये वन टाइम इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड के लिए, ओनली उत्तराखंड, जिसमें आपको पूरा उत्तराखंड का कोर्स आपको क्या करा जाएगा, कवर कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। और इस समय अगर आप ज्वाइन करोगे तो इस समय आपको यहाँ पर 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। ये कोर्स आपको मिलेगा ओनली 2500, है ना। 2500 रुपये में आपको ये कोर्स इस समय मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फुल कोर्स की बात करो तो फुल कोर्स का प्राइस है हमारा 5000 रुपये। ठीक है, और इस फुल कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा ये मैं आपको बता दूं। उत्तराखंड, हिंदी, जीएस और रीजनिंग के कुछ टॉपिक, पूरी रीजनिंग नहीं, जो हमारे यूकेएसएससी में आती है वो वाली रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो कोई इतने बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप ऑफलाइन में जाते हो, आप 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये पे करते हो, तो उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आपको जॉब गारंटी है, इतना मैं आपको बता दूँ। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत कर लेते हैं हम। हमारी पहली लाइव क्लास है आज। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं क्या पढ़ना है हमें। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमसे जोड़ने की कोशिश करें, ताकि उनका भी भला हो, आपका भी भला हो, और सबके भले में हमारा भी भला और सबका भला। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला लेक्चर है, उत्तराखंड की हम क्लास करने वाले हैं, और उत्तराखंड को हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, है ना। और ये जो पहली लाइव क्लास है मैं इसे यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, है ना, ताकि जो लोग हमसे जुड़ना चाहे वो देख सके, उनके लिए एज ए डेमो लेक्चर में इसे डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के इतिहास से। उत्तराखंड का इतिहास पहला हमारा आज का लेक्चर रहने वाला है, उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड के इतिहास को अगर पढ़ना है तो इसे जानने के लिए यहाँ के जो स्रोत हैं, जो साक्ष्य हैं, उनके आधार पर हम यहाँ के इतिहास को पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो उत्तराखंड का इतिहास है वो अलग अलग छोटे छोटे खंडों में विभाजित है, जिन्हें इकट्ठा करने के बाद उत्तराखंड के इतिहास को क्या करा गया है, समूहित किया गया है। ठीक है, कोई एक विशिष्ट खंड इसका नहीं है जो एक जगह से हमें पूरा इतिहास देखने को मिल जाए। तो छोटे छोटे स्रोतों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर क्या किया गया है, हमारे यहाँ के उत्तराखंड के इतिहास को समूहित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड का इतिहास। अगर इसकी बात करूं तो, इसे जानने की बात करूं तो इसके दो स्रोत, दो साक्ष्य बताए गए हैं। ठीक है, कितने स्रोत बताए गए हैं, दो साक्ष्य बताए गए हैं, स्रोत बताए गए हैं। ठीक है दोस्त, अब दो स्रोत, दो साक्ष्य कौन से बताए हैं, थोड़ा सा इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला साक्ष्य बताया गया है दोस्तों, है ना, पहला साक्ष्य बताया गया है पुरातात्विक साक्ष्य बताया गया है। कौन सा दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्य बताया गया है। पुरातात्विक साक्ष्य यह बताया गया है। दूसरे बात करूं तो दूसरा जो हमारा स्रोत है यह बताया गया है लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य। अब मैं आपको बताना चाहूंगा भैया लिखित साक्ष्य में क्या आ रहा है, पुरातात्विक साक्ष्य में क्या आ रहा है। जैसे लिखित साक्ष्य में तो जो चीज लिखी हुई है ना, लिखा हुआ है उसका प्रमाण, जैसे बुक में लिखा, वेदों में लिख दिया किसी चीज को, उत्तराखंड का नाम है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु लिख दिया इसका नाम। तो इस प्रकार जो चीजें लिखी है तो आ जाएगी लिखित साक्ष्य में। क्लियर है। और जो चीज नहीं लिखी, जिसका कोई प्रमाण नहीं है लिखित रूप में, ठीक है, वो किस में आ जाएगी, पुरातात्विक। जैसे खुदाई में कोई चीज मिल गई, सावधान डेथ बॉडी मिल गई, अब उसका क्या साक्ष्य मिलेगा, डेथ बॉडी का तो विश्लेषण करने के बाद पता लगेगा कि कितनी पुरानी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पुरातात्विक साक्ष्य में जो पहला पॉइंट हमारा आएगा, पहला पॉइंट आएगा समाधान। कौन सा आएगा दोस्त, समाधान, जिसे बोलते हैं हम डेथ बॉडी या फिर कंकाल, डेथ बॉडी या फिर कंकाल इसे हम बोल देंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात को, दूसरा आएगा अभिलेख।
अभिलेख। ठीक है दोस्त, अभिलेख, कुछ अभिलेख खुदवाए गए हैं, है ना, खुदवाए गए हैं, लिखा हुआ नहीं है, वो खुदवाए गए हैं। लिखने का मतलब है किसी किताब में प्रति में छपे हो तो वो हो गए लिखित साक्ष्य। कहीं शिलाओं पर लिखा हुआ मिले, लिखना का मतलब वो नहीं है, लिखा हुआ मिलना तो अलग बात है, पर किताबों में मिलना लिखा हुआ वो है लिखित साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, नहीं तो यहाँ अभिलेखों में भी लिखा हुआ है, अशोक का काल से अभिलेख लिखा हुआ तो है ना वहां पे, पर लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि वो लिखित में चला जाएगा, नहीं, वो पुरातात्विक में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है अभिलेख, तीसरा है गुहालेख। गुहा यानी गुफाओं पर लिखे हुए लेख, यानी वो किताब में नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, पेपर पे नहीं लिखे गए हैं वो। ठीक है, अगर वो पेपर पे लिखे जाते तो वो लिखित साक्ष्य में चले जाते ऑटोमेटिक। ठीक है, गुहालेख, शैल चित्र यानी शैलों पर लिखे चित्र, लिखे लेख या चित्र है ना, बने चित्र। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला बात करो तो ताम्र उपकरण, तांबे के बने उपकरण। सिक्के। ठीक है दोस्त, 5वें नंबर पर बात करूं कप मार्क्स, जिन्हें बोलते हैं घराटे, है ना। पुराने समय में ये क्या हुआ करते थे, अनाज पीसने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, कप मार्क्स का, है ना, घराटे। ठीक है, तो ये भी हमें प्राप्त हुए हैं। अगर बात करूं इधर लिखित साक्ष्य की, लिखित साक्ष्य में बात करूं तो जो पहला हमें प्रमाण मिलता है वो मिलता है वेदों से। वेद में जो पहला प्रमाण मिला किस वेद से मिला, ऋग्वेद से मिला है दोस्तों। किससे मिला है, ऋग्वेद से मिला है। दूसरा बात करूं तो पुराण। तीसरा बात करूं तो उपनिषद। ठीक है दोस्त, चौथे नंबर पे बात करूं तो चौथा है हमारा बोध ग्रंथ। पांचवी बात करूं तो लेखक वृतांत, है ना, लेखकों द्वारा वर्णन, लेखकों द्वारा वर्णन। अब लेखकों ने वर्णन किया अपनी किताब में, जैसे कालिदास ने किया अभिज्ञान शकुंतलम में, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ लेखकों ने हमारे उत्तराखंड के संदर्भ में बहुत सारा वर्णन किया है, वहां से भी हमें उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो ये एक बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, एक इंडेक्स तैयार हो गया कि हमें पढ़ना क्या है ना दोस्तों। अगर आप सीक्वेंस से पढ़ोगे तो चीजों को याद करना, मेमोराइज करना आसान हो जाएगा। ठीक है, और कैसे हुई है वो घटना अगर ये पता लग जाए तो वो ऑटोमेटिक दिमाग में फीड हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा चीजों को आसान कर देना ये काम है हमारा, और आपको वो चीजों को एब्जॉर्ब करना ये काम है आपका। ठीक है, तो आसान हम बखूबी करेंगे अपनी तरफ से। आपको क्या करना है, जो आपको कराया जा रहा है इसको पचाना है, इसको पढ़ना है, और यहां से पढ़ने के बाद सवाल गलत नहीं होने चाहिए। सिलेक्शन की गारंटी फिर हमारी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य में हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे समाधान। कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, समाधान हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं इसको साफ कर देता हूं और इसके बाद पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे समाधान। ठीक है दोस्तों, ये लो। तो ये देख ले आप, पहला पॉइंट है समाधान। समाधान का मतलब मैंने अभी बताया आपको, कंकाल या फिर एक डेथ बॉडी। ठीक है दोस्तों, तो समाधान उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाला पहला स्रोत कौन सा है, सीधा सा सवाल बनेगा, पहला स्रोत कौन सा है। तो पहला स्रोत है दोस्तों समाधान। उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाला पहला स्रोत कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, समाधान है। सीधा सा सवाल बनने वाला है। ठीक है, समाधान है। अब कौन सा समाधान है, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, है ना, कौन सा समाधान है आपके मन में प्रश्न सीधा सा आ रहा होगा। तो बात करूं, समाधान जो है, जो उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जानकारी दे रहा है। ठीक है, ये पहला समाधान है जो 1856 ईस्वी में खुदाई के दौरान हमें प्राप्त हुआ था। किसके दौरान दोस्तों, खुदाई के दौरान ये हमें प्राप्त हुआ था। और ये खुदाई कहां पर करवाई गई थी, तो दोस्तों ये खुदाई कहां करवाई गई थी, ये करवाई गई थी देवीधुरा चंपावत में। देवीधुरा चंपावत में ये खुदाई करवाई गई थी। आखिर क्या जरूरत पड़ी इस खुदाई की करवाने की,
है ना। अब सवाल ये आ रहा है कि आखिर क्या जरूरत पड़ी इस खुदाई को करवाने की। तो 1856 में हेनरी रैमजे ने क्या किया, जिस समय कुमाऊं कमिश्नर की गद्दी संभाली। हेनरी रैमजे, कहानी समझ के चलते हैं इसके पीछे की कहानी क्या रही, है ना, ताकि आपको ये याद करना आसान हो जाए, पता तो लगे आखिर हुआ था क्यों, है ना। तो हेनरी रैमजे जब कुमाऊं कमिश्नर की गद्दी पर बैठते हैं, कुमाऊं कमिश्नर की गद्दी पर बैठते हैं 1856 में, और ये 84 तक क्या करते हैं, राजपाट संभालते हैं, अंग्रेजी राजपाट हमारा संभालते हैं। तो कुमाऊं कमिश्नर 1856 में जैसे बनते हैं, तो बनते ही क्या करते हैं, ये एक निर्णय लेते हैं कि जो बंजर भूमि है उत्तराखंड की, है ना, वहां से राजस्व कैसे प्राप्त किया जाए। जो उत्तराखंड की बंजर भूमि है वहां से राजस्व कैसे प्राप्त किया जाए, ठीक है, उससे किसी भी प्रकार से हमें राजस्व निकालना है, इसका यह लक्ष्य रह जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हेनरी रैमजे यह लक्ष्य रखता है, तो ये क्या करता है, इंग्लैंड से एक व्यक्ति को यहां पर बुलवाता है, इंग्लैंड से एक व्यक्ति को यहां पर बुलवाता है, जिसका नाम होता है हैनवुड। क्या नाम होता है, किसे आदेश देता है यहां से बुलवाने के लिए कि भैया यहां आ जाओ, किसे बुलवाता है, हैनवुड को। हैनवुड पेशे से एक सर्वेयर होते हैं, एक निरीक्षक होते हैं, सर्वेयर होते हैं, सर्वेक्षक होते हैं, जो क्या काम करते हैं, बंजर भूमि या किस प्रकार की भूमि है किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार उससे राजस्व प्राप्त किया जा सकता है, इस चीज का सर्वेक्षक ये करते हैं, ठीक है। ये क्या है, पेशे से एक सर्वेक्षक है ना। क्यों बुलाया था इसे, ताकि बंजर भूमि से क्या निकाला जा सके, राजस्व प्राप्त किया जा सके। तो जैसे इसे बुलाया तो इसे पहला ही क्षेत्र कहां सौंपा गया, ठीक है, खुदाई का जो पहला क्षेत्र सौंपा गया वो देवीधुरा चंपावत का सौंपा गया, देवीधुरा चंपावत का क्षेत्र इसे सौंपा गया। हेनरी रैमजे ने क्या किया, इसे निर्देशित करा कि आप जाकर क्या करें, देवीधुरा का जो क्षेत्र है वहां से राजस्व निकालने का कुछ प्रबंध करे। तो इसने क्या करा, यहाँ के क्षेत्र में खुदाई करवाई, ठीक है। तो खुदाई करवाने के लिए इसे क्या करा, एक मेमोरेंडम जारी किया। किसने जारी किया, भारतीय सर्वेक्षक विभाग ने क्या करा, एक मेमोरेंडम इसके लिए जारी किया खुदाई के लिए। जैसे इसने खुदाई शुरू करी तो खुदाई में क्या करा, खुदाई करने के लिए इसे परमिशन लेनी पड़ी। तो जैसे ही इसे परमिशन लेनी पड़ी, परमिशन कहां से मिली से, भारतीय सर्वेक्षक विभाग से इसने परमिशन ली, भारतीय सर्वेक्षक विभाग से इसने परमिशन ली, मंजूरी ली, ठीक है। जैसे इसने मंजूरी ले ली तो ये एक मसौदा तैयार करा था, खुदाई का मसौदा। ये खुदाई का मसौदा जो भारतीय सर्वेक्षक विभाग ने मंजूर करा था, ये तैयार करा था, ठीक है। इस मसौदे पर मंजूरी देने वाला व्यक्ति था, इस मसौदे को मंजूरी देने वाला व्यक्ति था, यह कुमाऊं कमिश्नर था, हेनरी रैमजे। तो हेनरी रैमजे ने किसे निर्देशित करा था, आदेश दिया था खुदाई करने के लिए, अगर ये सवाल पूछा जाए तो किसे दिया था, हैनवुड को। अब जैसे इसने खुदाई कराई तो खुदाई के दौरान कुछ चीजें इसे प्राप्त हो जाती हैं, क्या चीजें वो प्राप्त होती हैं, अब ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जैसे ही खुदाई कराई तो इस खुदाई में इन्हें एक ताबूत प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार से कुछ एक ताबूत प्राप्त हो जाता है। ये देखो यहाँ पे, है ना, कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊंगा पर समझ जाना थोड़ा सा ना। ये इस प्रकार से एक ताबूत प्राप्त हो जाता है। जैसे ये खोला जाता है तो इसमें एक डेथ बॉडी होती है अंदर, ठीक है, इसकी जरूरत का सामान होता है डेथ बॉडी की, और यहां पर एक फलक मिलती है, ठीक है दोस्त, ये फलक यहां पर मिल जाती है, ठीक है। अब जैसे डेथ बॉडी यहां से प्राप्त होती है तो क्या करते हैं ये लोग, इस खुदाई के बाद देखो मुद्दा क्या था, मुद्दा था यहां से राजस्व प्राप्त करना, पर मुद्दा अब चेंज होता जा रहा है ना, मुद्दा कुछ और था, कार्य कुछ और हो गया, करना कुछ और चाह रहे थे, हो गया कुछ और, ठीक है। पर जैसे जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। इसके बाद क्या हुआ, डेथ बॉडी यहां से मिली, इस डेथ बॉडी को विश्लेषण करना था कि ये कितनी पुरानी है, तभी तो पता लगेगा कि जो समाधान मिला है किस काल के लोगों का रहा होगा, है ना। तो ये कितनी पुरानी है, इस चीज का विश्लेषण करना था। तो इस चीज का विश्लेषण करने के लिए हैनवुड का जो असिस्टेंट था, हैनवुड का असिस्टेंट था, हैनवुड का असिस्टेंट था
रॉबर्ट पियरले क्या करता है, इस डेथ बॉडी को, इस ताबूत को क्या करता है, यहां से कहां भेज देता है, पश्चिम बंगाल कलकत्ता भेज देता है, पश्चिम बंगाल कलकत्ता भेज देता है। वहां क्यों भेजता है दोस्त, क्योंकि यहां पर है भारतीय सर्वेक्षक विभाग, भारतीय सर्वेक्षक विभाग यहां पर इसे भेज देता है। ठीक है, और यहां पर जब भारतीय सर्वेक्षक विभाग अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हम इसका क्या कर सकते हैं, सर्वेक्षण नहीं कर पाएंगे, निरीक्षण नहीं कर पाएंगे, तब यहां से ये लोग, यहाँ पे डलहौजी क्या करता है, यहाँ से इंग्लैंड से एक व्यक्ति को और बुलाता है जिसका नाम होता है लॉर्ड कनिंघम। इंग्लैंड से एक व्यक्ति को बुलाता है लॉर्ड कनिंघम। तो लॉर्ड कनिंघम यहाँ पर 1861 में क्या करता है, इन चीजों की, इस प्रकार के जो कंकाल मिलते हैं इनकी जांच के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का क्या कर देता है, गठन कर देता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन करता है और उसके बाद 1861 में इसका सर्वेक्षण करने के बाद हमारे यहाँ की जो डेथ बॉडी है, ये जो सामान मिला 1861 में, इसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी करता है और इस रिपोर्ट से पता लगता है, एक रिपोर्ट जारी करता है 1861 में, और इस रिपोर्ट से पता लगता है ये जो सामान मिला है, सब चीज मिला है, ये मध्य पूरा पाषाण काल का है, मध्य पूरा पाषाण काल का है। और फिर ये पता लगता है कि इसके ये जो कितना पुराना है, इसके लिए लॉर्ड कनिंघम ने जो तकनीक का इस्तेमाल करा है, वो कौन सी तकनीक इस्तेमाल करी है, C14 कार्बन डेंटिंग विधि, C14 कार्बन डेंटिंग विधि का इसने प्रयोग यहां पर किया था। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही ये फलक यहाँ पे ये मिलता है, फलक यहाँ पर इसके साथ में है ना, फलक जो मिल जाता है, इसके साथ में यहां से एक चीज और मिलती है, क्या मिलता है, यहां से मिलता है पत्थरों का बना एक सभागार, सभागार यहां से मिलता है पत्थरों का बना एक सभागार। यानी ये लोग क्या करते हैं, सभा करने के लिए इस पत्थर के सभागार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कुल इस पत्थरों के सभागार में 11 पत्थर देखने को मिलते हैं। ये कुछ इस प्रकार लगे थे गोलाकार मुद्रा में। यहाँ पर राजा बैठता होगा, यहाँ इसके मंत्री वगैरह बैठते होंगे ना, इस प्रकार ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार पत्थरों का बना सभागार यहाँ पर मिलता है जिसमें कुल 11 पत्थर होते हैं। ठीक है दोस्त, तो सीधा सवाल आएगा पत्थरों का बना सभागार कहाँ से मिलता है। तो ये हमारा पहला जो समाधान है जो 1856 में मिला, जिसकी खोज हेनवुड ने करी थी। यहां से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या करें, नोट्स बुक में नोट करते चले। ठीक है, बाद में सवाल आपको निकालने भारी हो जाएंगे, तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं खुद से ही बनवा कर चलूं। ठीक है, पहला सवाल बनेगा, यहां से पहला सवाल बनेगा, उत्तराखंड में समाधान का पहला प्रमाण कब और कहां से मिला। आप नोट करते चले, मैं बोलता हूं। उत्तराखंड में समाधान का पहला प्रमाण कब और कहां से मिला, तो सीधा सा जवाब हो जाएगा कब, 1856 में। कहां से मिला, देवीधुरा चंपावत से मिला। पहले सवाल का आंसर आपको मिल गया। देवीधुरा में हुई खुदाई का मेमोरेंडम किसने जारी किया था। देवीधुरा में हुई खुदाई का मेमोरेंडम, मसौदा किसने जारी किया था, किसने जारी किया था, तो किसने जारी करा था, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने जारी किया था। कब किया था, 1856 में करा था। नोट करते चलना है सब कुछ। मसौदा किसने तैयार करा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने, और कब, 1856 में करा था। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्त, 1767 ईस्वी में, पश्चिम बंगाल कलकत्ता। अगला सवाल है, देवीधुरा खुदाई मेमोरेंडम को किसने मंजूरी दी। देवीधुरा चंपावत मेमोरेंडम खुदाई को किसने मंजूरी दी, तो किसने मंजूरी दी थी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने मंजूरी दी थी। और किस कुमाऊं कमिश्नर ने मंजूरी दी, तो हेनरी रैमजे ने दी थी। ठीक है, दो प्रकार के सवाल हैं, है भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने मंजूरी दी या फिर किसने दी, सीधा सीधा कह दो, तो कुमाऊं कमिश्नर पूछे तो हेनरी रैमजे। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। अगला सवाल, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है दोस्त, तो ये हमारा हो गया हेनवुड को कहा जाता है उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक।
पुरातत्व का जनक। और यही पूछ लो अगर भारत में पुरातत्व का जनक, भारत में पुरातत्व का जनक, तो ये कौन हो गया दोस्त? ये हो गया लॉर्ड कनिंघम। सब चीज नोट करते चलना है आपको, है ना। भारत में पुरातत्व का जनक लॉर्ड कनिंघम, उत्तराखंड में हैनवुड। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड की जमीन पर खुदाई करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? करवाने वाला पूछे तो हेनरी रैमजे, करने वाला कौन था? तो हैनवुड। ठीक है, सीधा सा सवाल है। आगे चलते हैं। फिर सवाल आएगा, पत्थरों का बना सभागार कहां से प्राप्त हुआ? तो देवीधुरा चंपावत से प्राप्त हुआ है। फिर अगला सवाल बनेगा, अगला सवाल बनेगा बुर्ज होम से मिले समाधान की तुलना उत्तराखंड के किस समाधान से की गई है? बुर्ज होम से मिले, सवाल बनेगा बुर्ज होम से मिले समाधान की तुलना उत्तराखंड के किस समाधान से की गई है? तो किस संविधान से की गई है दोस्त? तो यह हमारा देवीधुरा चंपावत वाला। फिर अगला सवाल बनेगा देवीधुरा से मिले समाधान को भारतीय सर्वेक्षण विभाग कलकत्ता तक ले जाने वाला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? असिस्टेंट का नाम याद कर लो, हैनवुड का असिस्टेंट था रॉबर्ट पियरले। ठीक है, ठीक है। तो रिपोर्ट तैयार करने वाले 3 लोग थे वैसे बेसिकली, है ना, जिसमें शामिल थे पियरले, रैमजे और किनले। तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करूं तो नेक्स्ट समाधान मिला है 1956 में। कब दोस्तों? दूसरे नंबर का मिला 1956 में ईस्वी में, जिसकी खोज कराई गई थी शिव प्रसाद डबराल ने। शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, यह खोज कहां पर हुई? चमोली के मलारी गांव। यहां से क्या मिला? यहां से भी ऐसे ही एक कब्र मिली है, और कब्र से क्या मिला है दोस्तों? ऐसे ही कब्र से क्या मिला? यहां से भी एक डेथ बॉडी मिली है, और साथ में लोह फलक मिली है, वही लोह फलक, डेथ बॉडी। और यहां से मिला है एक कुतुब, है ना। ये इस प्रकार से कुछ कुतुब रहा है। कुतुब यानी 5 लीटर का चमड़े का थैला, 5 लीटर का चमड़े का थैला, जो पानी पीने के ये लोग इस्तेमाल किया करते थे। और इस कुतुब पर क्या हुआ है? 2 अंकन मिले हैं, चित्र मिले हैं। एक है हिमालयी पशु जुबू। ठीक है दोस्त, और दूसरा है मोनाल। इनका अंकन इस पर मिला है। तो सीधा सवाल बनेगा, यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं। तो हिमालय पशु जुबू का और मोनाल का चित्र जो कुतुब मिला है वो किस खुदाई से मिला है? तो 1956 की शिव प्रसाद डबराल द्वारा कराई गई खुदाई से यह प्राप्त हुआ है। इसके बाद यहीं पर एक खुदाई दोबारा करवाई गई 2000 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा, जो क्या रही? असफल रही। पर यह काम यहाँ पर चलता रहा, और आखिर में 2001-2 में यहाँ पर इन्हें सफलता मिल गई, और यहाँ से इन्हें प्राप्त हुआ 5.2 kg का सोने का बना मुखौटा। इसके बाद जो अगली खुदाई कराई गई है ना, यहाँ के बाद अगली खुदाई 1983 में अल्मोड़ा के नोला जैनल गांव में, नोला जैनल में कराई गई। यहां से क्या प्राप्त हुआ? एक डेथ बॉडी और एक सिस्ट, और इस सिस्ट का नाम रखा गया अर्नबर्नियल। ये ध्यान रखना है आपको, अर्नबर्नियल सिस्ट का नाम। ठीक है दोस्त, और ये किसने करवाई खोज? यशोधर मठपाल ने, यशोधर मठपाल ने। तो ये हमारे बेसिकली समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इनका आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला जो हमारा टॉपिक था पुरातात्विक साक्ष्य में समाधान, पहला टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक है अभिलेख। ठीक है, अभिलेख के बाद गुहालेख, शैल चित्र। ठीक है, फिर उसके बाद ताम्रउपकरण, कप मार्क्स, और फिर हमारा पुरातात्विक साक्ष्य पूरा समाप्त होगा। तो कल के लेक्चर में क्या करूंगा, मैं इस पूरे को समाप्त कर दूंगा। ठीक है,
और इतना ही पढ़ना है जितना आप लोग खपा सके, आप लोग पचा सके। ध्यान दें, है ना, अगर आपकी क्षमता 4 रोटी खाने की तो आप 4 ही रोटी खाएं। अगर आप 7 रोटी खाने के चक्कर में रहेंगे तो आपका हाजमा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना ही खपा सकते हैं, इतना मैं आपको दे रहा हूं, आपको इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो थैंक यू दोस्तों। और ये वीडियो मैं लाइव क्लास की वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा, और यूट्यूब वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, फ्री कंटेंट आपको लोगों को भी चाहिए तो हमारी गूगल प्ले स्टोर से उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगी, और जो लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं वो बहुत ही कम दाम पर आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएगा। बहुत ही कम दाम पर है ये, बहुत ही ज़्यादा मार्केट में कम दाम पर है। और जिन लोगों ने कोर्स कर लिया है उनके लिए स्पेशल मैं रिवीजन क्लास के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। क्रैश कोर्स की कीमत मात्र 700 रुपये रखी जाएगी। ठीक है, मात्र 700 रुपये क्रैश कोर्स की, जो 1 महीने के अंदर आपको सारा का सारा उत्तराखंड रिवीजन करा दिया जाएगा जिसके अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ वीडियो तो आपको यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है दबा के, और बाकी नए लोगों को जोड़ने का काम भी आप लोगों को करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, ताकि इससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हमारा भी उत्साहवर्धन हो। थैंक यू दोस्तों।